हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो बीएससी थर्ड ईयर के इस स्पेशल सीरीज में हम फिर लेके आए हैं आपके लिए डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम देखेंगे आज डीएनए लाइगेज के बारे में कि डीएनए लाइगेज क्या होता है, इस पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स कैसे लिखते हैं। तो ये हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखाएं, बताएंगे आपको कि आपको जो टॉपिक समझ में आते हैं वो आपकी भाषा में आने चाहिए, आपके लैंग्वेजेज में आने चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, आपके छोटे छोटे बूस्टर टाइप्स आपके हेडिंग्स होंगे जो आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कराएंगे इसी डीएनए लाइगेज के बारे में। ये रहा इसका सिंपल सा फिगर कि कैसे वर्क करता है। ठीक, तो चलते हैं आज पढ़ लेते हैं डीएनए लाइगेज। बाकी जो काम करना है, काफी दिनों बाद मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, तो इसलिए आपकी अब पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कैसे मेरे साथ रिस्पॉन्स करते हैं। पीछे आपने बड़े प्यार दिए, 50,000 सब्सक्राइबर एक साथ में आप लगभग कंप्लीट कराएं। आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दे के कंप्लीट किए। आप पिछले 2 सालों से मेरे साथ धीरे धीरे जुड़े हुए हैं, तो आप ये तीसरा साल है, तो आप पूरी तरीके से एकदम कंफर्ट जोन में रहिए कि सर पूरी क्लासेस जितने भी बचे हैं मैं उसको धीरे धीरे पूरा अपलोड कर दूंगा। दिसंबर तक सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, चाहे वो बॉटनी की हो चाहे जूलॉजी की हो, आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो जो भी अभी है पीछे के जो वीडियो हैं आप देखते रहिए। फर्स्ट पेपर जूलॉजी लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो चलते हैं देख लेते हैं आज इसी डीएनए लाइगेज के बारे में। देखो स्टूडेंट, जब बात करते हैं डीएनए लाइगेज की, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। आखिरकार ये डीएनए लाइगेज है क्या, इसके इंट्रोड्यूस करना हो आपको तो ये बताएंगे कि जो डीएनए लाइगेज है, डीएनए लाइगेज एक टाइप्स का एंजाइम्स कह सकते हो। क्या होते हैं? वे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए क्या करते हैं, जो डीएनए की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को 3H, ध्यान देना, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, मतलब ये क्या होना चाहिए, इसके सिंपल तरीके से कहने का मतलब है कि एक सिंपल तरीके से क्या होगा, मेरे पास एक श्रृंखला होगी, ध्यान समझना। ठीक, ये क्या है, एक मेरे पास डीएनए की हेलिक्स है। ठीक, अब क्या कह रहा है, ये स्टूडेंट जो हेलिक्स है वो 3' वाली है, ये जो हेलिक्स है इधर वाली होगी वो 5' वाली होगी। ठीक, तो इधर से ऐसे आप दिखा सकते हैं, नहीं तो इधर नहीं दिखाना है तो आप बड़े आसानी से इधर कर दीजिए कि ये जो होगा वो आपका 5' है, ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3', ये आपकी 5' और ये आपकी यहाँ पे 3'। ठीक, ये देखो 3' एंड 5' का जो कॉम्बिनेशन है उसी के बारे में बताता है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट भी करने की कोशिश किया है कि ये जो दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आपको शायद जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होने में आपको मदद करेंगे। ठीक, तो ये देखो जो ऐसे फिगर करके दिखा रहा है ना स्टूडेंट्स, ये जो फिगर यहाँ पे है, ठीक ऐसे देखो, यहाँ पे जो ये फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यदि हम ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले को देखो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5' कर लो इसको। ठीक, क्या कर लो इसको 5', इसको 3' और इसको कर लेंगे यहाँ से क्या, ये आ जाएगा 5', ये हो जाएगा 3'। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। ठीक, हमने कॉम्बिनेशन ऐसे किया, इसकी पलटी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो पलटी इस हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका क्या 5', जिसको आपको साइज समझ में आ जाए, इसको 3' और यहाँ पे कर देते हैं 3' और इसको कर देते हैं आप 5'। ध्यान से कहानी समझना कि आखिरकार कहानी है क्या सर, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हमको मिल गया कि ये सर ऐसे ही टॉपिक हमारे हैं। ठीक, इसी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो मतलब ये है कि डीएनए जो होता है, डीएनए लाइगेज है, एक टाइप्स का एंजाइम्स है। जो डीएनए लाइगेज क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, एक टाइप का एंजाइम है जो डीएनए की पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है, जो दिखाई दे रहा है ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। इसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के स्पेशली 3OH, ध्यान देना, इसको ध्यान देना, पहला पॉइंट्स में कर रहे हैं क्या 3, इसको इस चीज को ध्यान देना, 3'OH, 3'OH सिरे वह दूसरे श्रृंखला के क्या करता है, दूसरे श्रृंखला के 5'OH क्या होता है, दूसरे श्रृंखला के 5'OH के बीच पाए जाने वाले फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है और जोड़ने का काम करता है। तो मतलब कहानी क्या है स्टूडेंट्स, कहानी ये है कि इसके बीच पाया जाने वाला जो हमारा शर्करा है, क्या है, इसके बीच पाया जाने वाला जो शर्करा है और इसके बीच जो पाया जाने वाला शर्करा हमारा है, ध्यान देना इस चीज को कि इसके बीच पाया जाने जो शर्करा है, इन दोनों के बीच पाए जाने जो शर्करा होते हैं ये जुड़े होते हैं हमारे किससे, ये जुड़े होते हैं फास्फेट समूह से।
किससे जुड़े होते हैं? फास्फेट समूह से। यदि इसी हम टोटल वैल्यू मतलब ये जो दिखाई दे रहा है इसी को हम यदि बाहर ला के देखें तो हमको क्या समझ में आएगा? हमको समझ में आएगा कि ये देखो कुछ बेटा ऐसे रहा, ये इसकी हमारे पास राइबोज क्या हो गया? ये राइबोज श्रृंखला हो गया। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास राइबोज शर्करा हो गया, इस चीज को ध्यान देना। अब ये तो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? ये तो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इस श्रृंखला को यदि हम ऐसे देखें, इस वाले सीरीज में तो ये ऐसे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 डैश है, ये तो 5 डैश आ गया, यहाँ पे 3 डैश है। ठीक, तो बट इसको क्या करेंगे आप? ये 3 डैश है, 5 डैश है, तो इसको बस केवल पलटी घुमा देनी है, यानी ये कहीं ना कहीं ऐसे हमको नजर आएगा। ध्यान देना, हम ये सिरा कुछ यूं नजर आ जाएगी। ठीक, तो थोड़ा सा बस चलो, तो हमने कुछ बना लिया इसको इस वाले साइड के साथ। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स, जब हमने ऐसे बनाया, ये मेरा ऑक्सीजन है। ठीक, क्या है? ऑक्सीजन जुड़ा है। अब ये क्या हो गया? ये हमारे पास है पहला वाला कार्बन जो OH के साथ है, ये H के साथ, यहाँ पे जो जुड़ेगा H के साथ, और यहाँ पे जो जुड़ेगा OH और H के कॉम्बिनेशन जुड़ेंगे, और ये H और यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसे होंगे। ठीक, अब देखो मैं इसको स्पेशली ऐसे कर दूं। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, क्या दे रहा है? ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो 5वां कार्बन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तीसरा कार्बन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके OH जो बोल रहा है ना, देखो 3 डैश OH, तो 3 डैश OH यहाँ पे हो गया। दूसरा क्या बोलेगा? दूसरा बोलेगा 5 डैश OH। तो हम एक और बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? एक और बनाएंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे बना लेते हैं इसको। ठीक, देखो मैं डिफिनीशन भी करके आगे बढ़ सकता हूँ, इस चीज़ को ध्यान देना, बट मैं इसको बना रहा हूँ इसलिए कि आपको सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम आपको सही टाइम पे समझ में आए और बेहतर समझ में आए, ताकि आप बेहतर तरीके से उसके स्ट्रक्चर्स को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, अब ये मेरा हो गया पहला, ये हमारा पहला कार्बन हुआ, मतलब पहला आपका शुगर हुआ, ये दूसरा पेंटोस शुगर हुआ। ठीक, तो अब क्या करेगा? बोल क्या रहा है कि दूसरा, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है? कह रहा है 5 डैश OH। तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये मेरा पास पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। ठीक, तो अब देखो ये 5वें के साथ है। अब ये जुड़ा होता है किससे? कहता है कि 5वें का OH और इसके साथ मिलके बनाता है डाई एस्टर बॉन्ड, जिसको हम फास्फेट डाई एस्टर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फास्फेट डाई एस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। मतलब ये कट आउट हो जाएगा इसके साथ, ये वाला ग्रुप इसके साथ यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं। ठीक, तो क्या करेगा स्टूडेंट? ये करता क्या है? सबसे पहले कहानी सुननी, इसकी समझना। ये कहानी कुछ यूं है कि ये सबसे पहले जुड़ता है फास्फेट से। किससे जुड़ता है? फास्फेट से। तो चलो आओ हम जोड़ लेते हैं उसी को। ठीक, तो ये जुड़ जाएगा इधर फास्फेट से, और ये जुड़ जाएगा इधर वाले फास्फेट से। तो क्या करता है? ये जो डाई एस्टर है, क्या है? एस्टर बॉन्ड का डबल। एस्टर बॉन्ड मतलब यहां से ये H खत्म हो जाएगा, और यहां से भी क्या हो जाएगा? H खत्म हो जाएगा। और स्पेशली इसी को डाई कह रहा है कि फास्फेट डाई एस्टर के नाम से हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग फास्फेट डाई एस्टर के नाम से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते रहते हैं। स्पेशली ये हमारा बॉन्ड बन गया। ठीक, तो डाई एस्टर बॉन्ड हमारा बना। तो ये जो DNA लाइगेज है, क्या करता है स्टूडेंट? जो हमारे पास पाया जाने वाला जो हमारा स्पेशली क्या कह रहा है कि DNA लाइगेज होता है, और DNA लाइगेज इसी को बनाने में क्या करता है? इसी को सही तरीके से इसी बॉन्ड को सिंथेसिस करने का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। पहले उसको संश्लेषित करता है, संश्लेषित करने के लिए उत्प्रेरित करता है, यानी सिंथेसाइज हो सके उसके लिए कैटालिसिस का वर्क करेगा। और दूसरा उसका फंक्शन होता है कि वो सही तरीके से इन्हीं दोनों बॉन्ड को फॉर्मेट करने का भी काम करता है। ठीक, ओके, इतना पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। यदि इसमें से कुछ आपको कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही क्या करेगा स्टूडेंट? ऐसे ही नीचे भी होंगे, क्या होंगे? ऐसे ही नीचे भी होंगे। तो ये नीचे वाले भी जितने भी हमारे अभी नीचे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, चाहे मेरे पास
अभी ये वाले बने हों चाहे ऐसे बने हों, ठीक, तो यहाँ से H, यहाँ से CH2OH और यहाँ से H, ये ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे। तो यहाँ भी क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ भी मेरा कोई फास्फेट ग्रुप होगा, ठीक, क्या करेगा, फास्फेट ग्रुप होगा। ये भी क्या करेगा, अगले जनरेशंस के साथ अटैच होगा, क्या करेगा, पहले इसके साथ 3 यहाँ पे देखो ये 3 वाला है, ये 2 वाला है, ये 1 वाला है, ये 4 है, ये 5 है। तो यहाँ से ये फास्फेट इसके साथ अटैच होगा, तो यहाँ भी क्या लगेंगे, यही फास्फेट, क्या करेंगे, इसी फास्फेट डाई एस्टर का, स्पेशली डाई एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हुए हमको नज़र आ जाएंगे। तो ये जो फॉर्मेशन होगा, इस दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ऐसी ढेर सारी श्रृंखला चलती जाएंगी। और जो इस साइड वाली श्रृंखला होगी जस्ट कैसे होगी स्टूडेंट, यहाँ पे हम बताएं, यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट कर देना, इस वाले सीरीज में जाएंगे तो यहाँ से इसके साथ और आने वाले इसके जो ऊपर होंगे इस वाले के साथ क्या बनेगा, डाई एस्टर बॉन्ड बनेगा। वही डाई एस्टर बॉन्ड का डीएनए लाइगेज स्पेशली सिंथेसाइज करता है और उन्हें ऐड करने का वर्क किया करता है। तो हमको लगता है कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी इसकी, ठीक। तो एक लाइन सुनना होगा तो आप एक लाइन और सुन सकते हैं। स्पेशली मैं बोल रहा हूं कि डीएनए लाइगेज एक टाइप्स का एंजाइम्स होते हैं। याद रहे आपको कि डीएनए लाइगेज क्या है, डीएनए लाइगेज वन टाइप्स एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के, ध्यान देना, डीएनए की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में स्पेशली 3' एंड 3'OH एंड 5'OH को OH के सिरे के बीच लगने वाले फास्फेट डाई एस्टर बॉन्ड को सिंथेसाइज करते हैं और उसको ऐड करने का काम करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक। अगले टॉपिक में ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसके नोट्स के बारे में बात करें कि सर आपने तो डिफिनीशन इसका बता दिया, ये तो मेरा क्लियर हो गया। अगले पॉइंट्स में यदि हम देखें तो वहां पे सबसे अच्छी बात ये निकल के आती है कि आखिरकार डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, ये तो इसका डिफिनीशन हुआ, आखिरकार डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में इसका कितना वर्क होना चाहिए, इसको जानना बड़ा जरूरी होता है। तो याद रहे कि जो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये एक दूसरे के पास स्थित होने वाले, यानी क्या करते हैं, किसी भी रिस्ट्रिकेशंस एंजाइम के द्वारा कटर किए गए डीएनए मॉलिक्यूल्स को आपस में वेक्टर डीएनए से जोड़ने व उसको सील करने का काम करते हैं। आखिरकार पहले उसको सिंथेसाइज करते हैं और कटे हुए भागों को, जहां पे वो कटान बिंदु होता है, जैसे ये देख रहे हो दोनों कटान बिंदु है, दोनों कटान बिंदु को यहाँ पे जोड़ते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी एंजाइम काम करेंगे, यहाँ पे जो भी एंजाइम काम करेंगे, ये जो जिसके सहायता से जुड़ा है, हम उसका नाम क्या देंगे स्टूडेंट, हम उसका नाम देते हैं डीएनए लाइगेज। क्या करते हैं स्टूडेंट, उसका नाम हम दे देते हैं डीएनए लाइगेज। तो इस चीज को आपको याद रहे कि हमारे पास, यदि हम फिगर को समझे तो ये देखेंगे कि मेरे पास एक डीएनए है, कोई लिंकर डीएनए आ रहा है, लिंकर पार्ट्स आ रहा है इसमें। इसी लिंकर पार्ट्स की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीएनए विथ लिंकर हम पहले मिला लेंगे, उनके बाद उनके साइड्स को क्लियर करेंगे, उनके स्थान को क्लियर करेंगे जहां से वो कटे हुए थे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी वेक्टर की जिसके हमको क्लोनिंग जिसके साथ कराना होगा, उसकी क्लोनिंग उसको उठाएंगे और उसके साथ इनके बीच लगने वाले जो साइड्स हैं, यहाँ पे डाई एस्टर बॉन्ड का जो सिंथेसाइज करता है 3' एंड 5' एंड 3' के रेशियोस में, इन बॉन्ड्स को हम क्या करेंगे, वहां से सिंथेसाइज करने के बाद उनको ऐड होना होगा, तो वो डीएनए लाइगेज के कॉम्बिनेशंस में ही ऐड होते हुए जाएंगे। अब रही बात स्टूडेंट्स इसी एग्जांपल बेसिस की, तो इसमें एग्जांपल यदि हमको देखना होगा तो एग्जांपल ये देखेंगे कि जो डीएनए लाइगेज होते हैं वो यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों मिलते हैं। तो इस चीज को आपने अपने नोट्स में यदि लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि जो डीएनए लाइगेज होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों को रिफर करते हैं। आगे बात करते हैं एग्जांपल बेसिस में, तो इरेशिया कोलाई, क्या इसेरेशिया कोलाई, एक इसेरेशिया कोलाई की बात करेंगे तो इसेरेशिया कोलाई से जो प्राप्त डीएनए होते हैं उनमें केवल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। नोट करना माइंड टू माइंड, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू जो आता है उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बेस्ड होते हैं। तो आपको याद रहे कि हमारे पास जो एसेरेशिया कोलाई होता है, क्या होता है, एसेरेशिया कोलाई होता है। एसेरेशिया कोलाई के पाए जाने वाले या से प्राप्त डीएनए
या फिर लाइगेज डीएनए या डीएनए लाइगेज में स्पेशली केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। और ध्यान देना, जब इनकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, यदि हम इनके मास की बात करें कि इनकी जो मास होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट, तो इनकी जो मास होती है वो डाल्टन में हम इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम डाल्टन में इंडिकेट करते हैं। ये होता है 74,000 से लेकर 77,000 डाल्टन। ठीक, तो इस चीज को याद रहे, या डाल्टन एक मात्रक है, मतलब एक यूनिट्स है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर उसके बॉडी में पाए जाने वाले जो सबस्टांस होते हैं उनके सही तरीके से क्लियर करने के लिए। अब देखो ध्यान देना, इतने तो इसकी मॉलिक्यूल्स है। अब बात करें एसिरेचिया कोलाई की, किसकी बात करें स्टूडेंट, ये तो हमने फर्स्ट टॉपिक में मास देख लिया। दूसरे टॉपिक में हम क्या देखेंगे, जो मेरे पास एसिरेचिया कोलाई है, क्या है, एसिरेचिया कोलाई है। एसिरेचिया कोलाई के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका देखते हैं कि लगभग इसकी जो सेल्स होती है, इसके सेल्स में लगभग इतने ही फोटोकॉपी हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या होते हैं, इतने ही फोटोकॉपी हमको देखने के लिए मिलते हैं, मतलब ये इतनी कॉपी बनके तैयार हो जाएगी। इस चीज को आपको याद रहे कि इसका मॉलिक्यूलर जो वेट है किसका, एसिरेचिया कोलाई के या एसिरेचिया कोलाई में पाए जाने वाले जो डीएनए लाइगेज है उसका स्पेशली जो वेट है वो 74,000 मतलब 74,000 से लेकर 77,000 से तक के डाल्टन में रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यहाँ पे जो एसिरेचिया कोलाई की कॉपी बनाने की रेट है वो आपके यहाँ पे होगा 74,000 से लेकर 77,000 कॉपी ये बनाने की क्षमता इतना रखते हैं। अब इसमें यदि हम नोटिस पॉइंट थर्ड कर लें स्टूडेंट, नोटिस पॉइंट थर्ड करेंगे, ठीक, तो इसमें ये देखेंगे जो डीएनए होता है, डीएनए रेस्ट्रिकेशंस के साथ, ध्यान देना, डीएनए रिस्ट्रिकेशंस में तो काम यहाँ पे रिस्ट्रिकेशंस के साथ तो काम करता है, उसके बाद बनने वाले प्रोसेस हैं। बट जो रिस्ट्रिकेशन या डीएनए रिकॉम्बिनेशंस हैं या डीएनए रिप्लिकेशंस कह सकते हो, डीएनए रिकॉम्बिनेंट बाद में देखेंगे। डीएनए रिप्लिकेशन के समय स्पेशली ध्यान देना, एकदम पॉइंट बता रहा हूं, डीएनए रिप्लिकेशंस के समय ये क्या करता है, ये डीएनए के दोनों ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है। तो जब भी ये क्या करेगा, डीएनए की फोटोकॉपी होती है, जितनी भी डीएनए की फोटोकॉपी होगी, ध्यान देना, डीएनए की जितनी भी रिप्लिकेशन होंगे, जितने भी फोटोकॉपी तैयार होंगे, उन फोटोकॉपी के दोनों सेगमेंट्स को ओकाजाकी खंड मतलब एक छोटा सा डीएनए का खंड, ये डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करते हैं। ओकाजाकी खंड का मतलब होता है एक विशेष कोडांश वाले छोटे से डीएनए के पार्ट। ओके, अब बात करें स्टूडेंट इसी में चौथे पॉइंट्स की, तो चौथा मेरे पास निकल के आएगा, हमने क्या देखा कि जो डीएनए की कॉपी बनेगी, क्या बनेगी, डीएनए की कॉपी बनेगी। डीएनए के कॉपी को स्पेशली जो है क्या है, ओकाजाकी ना, ओकाजाकी पार्ट्स हैं या ओकाजाकी पार्ट कह लो, ओकाजाकी पार्ट को ठीक स्पेशली ऐड करने का काम करती है, ऐड करने का काम करती है ना। इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि ओकाजाकी सेगमेंट्स को सही तरीके से ये कंप्लीट करने का काम करेगी। अब ये चीज ध्यान देना आगे है कि जो डीएनए आपके डबल डिप्लेस या डीएनए होते हैं, हम डबल डीएनए कह सकते हैं, डबल डीएनए हेलिक्स के जो स्टैंड होते हैं या फिर कह सकते हैं हेलिक्स स्टैंड्स होते हैं, इनके कटानों को मरम्मत करता है। मतलब यदि हम देखें तो यदि ऐसा डीएनए का हेलिक्स पाया जा रहा है, यदि ये बीच से यहां से कटा है, बीच से यहां से कटा है, तो ये क्या करता है, ये डीएनए लाइगेज उसके अंदर जाके मतलब यहाँ पे जाने के बाद इन दोनों पार्ट्स को मरम्मत करता है। तो मतलब समझ में कहानी आई। कहानी का मतलब ये है, पॉइंट्स का मतलब ये कह रहा है स्टूडेंट, यदि ऐसे कुछ खंड हमारे डीएनए में पाए जा रहे हैं जो यहाँ से ये कट गए हैं, यहाँ से ये कट गए हैं, तो इन कटे हुए भागों को स्पेशली जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डीएनए लाइगेज। क्या चाहिए स्टूडेंट, हमको चाहिए डीएनए लाइगेज, हमको डीएनए लाइगेज चाहिए। और यही डीएनए इन खंडों को सही तरीके से मरम्मत करने का काम भी करते हैं। ठीक, ओके, आगे यदि बात करते हैं अगले पॉइंट्स की, तो डीएनए जो डुप्लीकेट होता है, यानी हम बात कर ले डीएनए डबल हेलिक्स की, तो डीएनए डबल हेलिक्स की जो सर्कुलर होती है, स्फेरिकल मूवमेंट्स होता है, स्फेरिकल रूप देने के लिए ये स्पेशली
क्या करता है, डीएनए के दोनों खंडों को जोड़ता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में। तो अब देखो, जैसे ये हमारे पास कोई वेक्टर था, क्या था, कोई वेक्टर था। इस वेक्टर को सही तरीके से रूप देने के लिए पहले तो ये वेक्टर कैसा होगा, फैला हुआ होगा, कैसा होगा, फैला हुआ होगा। बट इनको सर्कुलर कह सकते हो, इनको सर्कुलर शेप देने के लिए ये क्या करता है, दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ देता है। मतलब इसकी कहानी ये है स्टूडेंट्स, इसकी कहानी ये तो हो गया ना। अब देखो इसकी कहानी 5वें पॉइंट्स की ये कह रहा है कि यदि मेरे पास ऐसा कोई वेक्टर पाया जा रहा है, ऐसा कोई वेक्टर है, ठीक, क्या है, ऐसे कोई वेक्टर की दशा में पाया जा रहा है, तो ये कैसे है, ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा हमको तो पता नहीं है। हो सकता है ये इस दशा में हो, क्या हो सकता है, ये इस दशा में हो। अब क्या करता है, डीएनए लाइगेज जब आता है तो इस वाले पार्ट्स को आपस में जोड़ देता है। क्या करता है, आपस में जोड़ देता है, किसकी सहायता से, यहाँ 3' एंड 5' के। अब देखो स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, छोटा सा यहाँ से आ जाएगा डीएनए लाइगेज, क्या जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डीएनए लाइगेज। तो ये मेरे पास हो गया डीएनए स्पेशली LIGASE, ठीक। तो डीएनए लाइगेज हो जाएगा, ये इसके सिरे को यहाँ से, इसके सिरे को यहाँ से जोड़ देगा। तो अब बन जाता है मेरे पास एक छोटा सा गोला। क्या बन जाता है, एक छोटा सा गोला बन जाता है, जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं हमको देखने के लिए मिल जाता है। क्या मिलता है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सर ये जो आप बता रहे हैं ये हमारे पास डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट्स है। ये मेरा हो जाएगा स्पेशली, ये जो दिखाई देता था वो क्या था, स्पेशली कोई वेक्टर था, क्या था, कोई स्पेशली वेक्टर था। यहाँ भी ये आपकी क्या है, ये आपके वेक्टर के फॉर्म में है। और यहाँ भी ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्पेशली हमारे पास वेक्टर है। और ये मेरे पास था डीएनए डीएनए लाइगेज, ठीक। तो बात तो पक्की है। यहां से हमने 5वां पॉइंट्स भी क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं, इसी में लगे हाथ एक और कर लें, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ध्यान देना, जो हमारे पास मियोसिस की एक्टिविटी होती है, बहुत एकदम गिन गिन के पॉइंट्स बता रहे हैं आपको। जो मेरे पास मियोसिस की एक्टिविटी होती है, मियोसिस सेल्स के डिवीजन में, यानी सेल्स डिवीजन जब करता है तो उसमें जो मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का जो ट्रांजिशन सीरीज है, ट्रांजिशन पार्ट होता है, जिनमें जेनेटिक ट्रांसमेशन होता है। क्या होता है, जेनेटिक ट्रांसमेशन के समय स्पेशली ये कोफैक्टर के रूप में काम करता है। क्या करता है, स्पेशली कोफैक्टर के रूप में काम करता है। या भी ऐसे भी कह सकते हो कि अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस सेल्स डिवीजन के समय जो ट्रांजिशन या जेनेटिक ट्रांसमिशन, क्या होता है, जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है। तो जेनेटिक ट्रांसमिशन के समय ये डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का भी काम करता है। तो कभी कभी ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, मैं बता रहा हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आगे एमएससी कभी करने जाओगे, टीजीटी दो, आगे एनीवन कोई भी तैयारी करोगे, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं कि बताओ कि जो मियोसिस एक्टिविटी होता है, मियोसिस में जो जेनेटिक ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक। तो जेनेटिक ट्रांसमिशन में स्पेशली जो डीएनए के पार्ट्स होते हैं उसको कौन एंजाइम जोड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास एक मेरा प्यारा सा एंजाइम हमको पढ़ाया गया था बीएससी 3rd ईयर में, वो था डीएनए लाइगेज। वही दोनों पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। हो गया स्टूडेंट्स। अब लगे हाथ कुछ नोट्स आपको बता रहा हूं, आप बस केवल सुन लीजिए, आपका पार्ट्स क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बंधन की, यानी एडिशन की। जब मेरे पास एडिशन की प्रक्रिया चल रही होती है, क्या होती है, एडिशन की प्रक्रिया चल रही होती है, यानी जोड़ने की प्रक्रिया चल रही होती है। इस प्रोसेस में स्पेशली ये क्या करता है, एक कोफैक्टर की भूमिका निभाता है। क्या करता है, यानी एडिशन की जब प्रक्रम होती है तो उसमें एक कोफैक्टर की जरूरत होती है। और उस कोफैक्टर को स्पेशली हमको क्या बनाना पड़ता है, हमको कोफैक्टर चाहिए। तो स्पेशल हमारा जो डीएनए लाइगेज होता है उस एडिशन के समय क्या होता है, उस एडिशन के समय ये कोफैक्टर की तरह काम करता है। और ये स्पेशल कोफैक्टर विभक्त होकर आगे एंजाइम एएमपी, क्या, एंजाइम एएमपी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो एंजाइम एएमपी कॉम्प्लेक्स जो बनता है, ये कॉम्प्लेक्स कटाव बिंदु से जुड़कर क्या करता है, कटाव बिंदु से जुड़कर स्पेशली फास्फोडाइएस्टर, बता ना, अभी हमने लिखा था कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है, जिससे जो कटाव होता है वो सील हो जाता है। और ये एंजाइम वहां से एएमपी यानी एडेनोसिन मोनो
क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मुक्त करती है। ठीक, तो ध्यान देना कि ये जो हमारा है ये कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है कब, जब हम दोनों को जोड़ते हैं तब। ध्यान देना यहाँ पे ये दोनों को जोड़ेगा, दोनों को जोड़ते समय क्या लगेगा, यहाँ पे एक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, यानी कॉम्प्लेक्स बनाता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंजाइम AMP, एंजाइम AMP कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, किसी भी कटाव बिंदु से, जो हमारे पास यहाँ पे कटाव बिंदु रहा होगा, इस कटाव बिंदु से जुड़ेगा। इस कटाव बिंदु यानी कटर पॉइंट से जुड़ने के बाद वो स्पेशली जुड़कर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी दो ठो स्पेशल बॉन्ड बनाएगा। दोनों जब बॉन्ड्स बन जाएंगे तो वहां से जब हमारा दोनों बॉन्ड बन जाएगा, वो पूरा जो पार्ट्स होगा यहाँ पे वो सील हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे ये सील हो जाएंगे, और जैसे यहाँ भी ये सील होते हैं वहां से कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है AMP। क्या होता है, AMP। तो AMP का मतलब होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बाहर निकल जाएगा और वहां से एंजाइम भी बाहर निकल जाती है। तो ध्यान देना कि एंजाइम वहां जाता है केवल एक्टिविटी करने में। क्या करता है, एक्टिविटी करने के लिए जाता है। तो ये देखो टॉपिक रहा स्टूडेंट्स, ये मैंने सिंपल तरीके से आपको रिस्पॉन्स कैसे आप लिखेंगे पेपर में, अपना रिस्पॉन्स कैसे देंगे, तो ये छोटा सा टॉपिक्स है, आप इसको सही तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। जो भी नोट्स हैं पेज पे लिख लीजिएगा, अपने एक नोट्स को बना लीजिए। हम अब अगले टॉपिक को मिलते हैं, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का अगला फेज देके। ये तो उसके बीच आने वाला एक क्वेश्चन था, इसलिए हमको बताना जरूरी था कि आगे बार बार डीएनए लाइगेज आएगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी कि सर डीएनए लाइगेज तो आपने बताया नहीं, हर बार यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आपको होती रहती। तो हम छोटे छोटे टूल्स को पढ़ लेते हैं, फिर पूरा डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आपको साइड बाय साइड वीडियो देता रहूंगा, आपका पूरा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक में कल नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।